तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं। प्रॉब्लम है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड पासेस थ्रू द पॉइंट बी। एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और पॉइंट बी से होते हुए गुजरता है और सी से। ए बी सी एज शोन इन द फिगर। एक पार्टिकल जो है वो इस तरह से फिगर में दिया हुआ है। तो पार्टिकल ए से बी जाता है, फिर बी से सी जाता है, ठीक है ना। पोर्शन ए बी इज स्ट्रेट लाइन। ए बी जो लाइन है देखो वो क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन है। ए बी स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, एंड हैविंग लेंथ ऑफ एल। ए बी का लेंथ दिया हुआ है एल। द पोर्शन बी सी इज ए सेमी सर्कल विद द रेडियस आर। ये जो पोर्शन बी सी जो है इस तरह से वो एक सेमी सर्कुलर है जिसका रेडियस दिया हुआ है सवाल में आर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या है। आगे है कि आर ग्रेटर देन एल। सवाल में रेडियस जो है वो इस ए बी लेंथ से क्या है, बड़ा है। सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। इट इज गिवन दैट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द जर्नी कैन नॉट एक्सीड ए नॉट। मैंने पूरे जर्नी में जब पार्टिकल ए से सी तक जाता है, पार्टिकल ए से ऐसे जाता है बी तक, फिर बी से सी तक, तो हमेशा एक्सेलरेशन जो है वो ए नोड है। और एक्सेलरेशन हमेशा ए नोड मैक्सिमम है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो ए से सी तक जाता है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ ए नोड है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल जो है शुरुआत में ए पे था और उसकी स्पीड कितनी थी, 0 थी। रेस्ट में था तो स्पीड यहाँ पे मान लिया कितना, 0, ठीक है। अब सवाल पढ़ रहे हैं क्या है। फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच पार्टिकल रीचेज एट सी फ्रॉम ए। पार्टिकल जो है सी पे पहुंच जाता है मिनिमम टाइम में, कहां से, ए से। वो टाइम फाइंड करो, कितना मिनिमम समय लगेगा। अगला सवाल है नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल इफ इट कवर्स द ट्रैक एबीसी इन मिनिमम टाइम। तो वो वर्क फाइंड करो, मैंने फाइंड करना है वो वर्क जैसे पार्टिकल ए जो है उस सी तक पहुंचे तो टाइम लगे मिनिमम, कितना वर्क करना पड़ेगा पार्टिकल ए पर। अगर पार्टिकल का मास दिया हुआ है एम नोट। तो सवाल आप लोग पढ़ लिए होंगे, आई होप ट्राई भी कर लिए होंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको हम। चलिए, तो हमको मिनिमम टाइम फाइंड करना है ना। तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ कि हमको मिनिमम टाइम चाहिए। टाइम अगर मिनिमम चाहिए, ए वाला टर्म मिनिमम चाहिए टाइम, तो स्पीड मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो मिनिमम टाइम के लिए स्पीड क्या होना चाहिए पड़ेगा, मैक्सिमम, और डिस्टेंस भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। लेकिन पार्टिकल जब ए से सी तक जाएगा तो डिस्टेंस तो फिक्स है। डिस्टेंस कितना होगा, एल प्लस बी से सी तक का लेंथ पाई आर। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, पाई आर। अगर पूरा सेम सर्कल होता तो 2 पाई आर होता, पूरा आधा है तो पाई आर। तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कितना, पाई आर, और प्लस ए वाला लेंथ एल अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी। लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल ए से सी तक गया तो वेलोसिटी कैसे जो है मैक्सिमम हो सकता है अगर टाइम मिनिमम चाहिए तो अगर हमको पार्टिकल को लिए मिनिमम समय चाहिए टोटल, पार्टिकल जब ए से सी तक पहुंचेगा तो हम पहले मिनिमम समय निकालेंगे जब पार्टिकल ए से बी पहुंचे तब, फिर पार्टिकल बी से सी पहुंचेगा तब मिनिमम समय निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिनिमम टाइम जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ए सवाल है। तो कैसे जो है हम बी से सी तक मिनिमम समय निकालेंगे और ए से बी तक कैसे मिनिमम समय निकालेंगे, ये हमारा सवाल है। चलिए, तो सबसे पहले जो है हम बी से सी तक का समय निकालते हैं कि बी से सी तक का समय कितना लगेगा। तो देखो बी से सी तक का जो समय है उसको निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। देखो बी से सी तक का समय जो है, तो बी से सी
जब जो पाथ है वो कैसा है हमारा, एक सेमी सर्कुलर है, यहाँ पर उसका सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर को ओ लिख दे रहे हैं। जब पार्टिकल यहाँ से जैसे ही बी टू सी जाना प्रयास करेगा तो पार्टिकल के पास इस तरह का एक डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा, ठीक है। अब हमको वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए, वेलोसिटी क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होना चाहिए जो सेंटर की तरफ हो, ए नोट। सवाल में दिया है कि पूरे रास्ते जो है एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और वो कितना हो सकता है, ए नोट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर मान लो कि एक और एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में आ गया, मान लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, ऐसे इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन आ गया ऐसे, तो ए एक्सेलरेशन जो है वो इस वेलोसिटी को घटा देगा, कम कर देगा। इसलिए और कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए ताकि वेलोसिटी जो है मैक्सिमम ही रहे, तभी ना टाइम मिनिमम आएगा। अगर मान लो कि अगर एक और एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन आया तो इसका एक कंपोनेंट जो है इसको बढ़ाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन यही तो मैक्सिमम है ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूरी रास्ते क्या है, एनओडी है, इसलिए ना इधर कोई एक्सेलरेशन आ सकता है ना इधर आ सकता है। तो बताओ कि यहाँ पे इसके बीच का एंगल कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो उस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी किधर होगा, ऐसे, और उस केस में एक्सेलरेशन होगा हमारा सेंटर की तरफ, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा तो वहाँ पे वेलोसिटी होगा ऐसे मैक्सिमम, और उस केस में जो है सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ए नोट हमेशा पूरी रास्ते क्या होगा, ए नोट। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा यहाँ पर, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे मैक्सिमम, और इस केस में एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, ए नोट। फिर से पार्टिकल जो है यहाँ पे पहुंचेगा और इस केस में एक्सेलरेशन होगा इधर, ए नोट, सॉरी, वेलोसिटी होगा मैक्सिमम और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा हमारा कितना, ए नोट, ठीक है। तो एक बात पढ़े होगा कि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन हमारा है दिया हुआ ए नोट बराबर मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर अपॉन कितना, r। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम स्पीड अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, r इंटू ए नोट का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम स्पीड हो गया कितना, √ ए नोट इंटू r। मैंने पार्टिकल का जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितना हो सकता है, √ ए नोट इंटू r हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता इस पाथ पे। तो हो गया ए नोट इंटू r। अब मैक्सिमम स्पीड पता चल गया और डिस्टेंस पता है हमको b से c तक कितना, पाई r। टाइम नहीं निकल जाएगा मिनिमम। तो अगर हम टाइम निकालना चाहते हैं, मिनिमम टाइम निकालना चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक, b टू c तक, तो डिस्टेंस अपॉन कितना, स्पीड मैक्सिमम। बताओ कि डिस्टेंस कितना करना है b टू c तक, पाई इंटू r अपॉन मैक्सिमम स्पीड कितना है, √ ए नोट इंटू r, ठीक है। एक रूट से ऊपर एक √r कैंसिल हो जाएगा, तो मिनिमम टाइम आ जाएगा मेरे पास b टू c इज इक्वल टू पाई √ r अपॉन ए नोट। ये b टू c टाइम आया, ये हमारा b टू c टाइम आया। हमको तो अब e वाला टाइम तो निकल गया b टू c, अब हमको a टू b टाइम निकालना है। तो a टू b निकालते हैं, देखो ध्यान से, a टू b जो है पाथ किस तरह से है, उस तरह से स्ट्रेट लाइन पाथ है a टू b। ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, a से b तक स्ट्रेट लाइन पाथ है, उसके बाद लेंथ l दिया हुआ है, उसके बाद कुछ पाथ इस तरह से सेमी सर्कुलर, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं किसका, a टू b। b टू c तो बात हो गया हमारा। अब a टू b के लिए हम ध्यान से देखो, दो केस लेंगे। केस 1, इफ acceleration is always towards a to b। अगर मान लो कि एक्सेलरेशन ऑलवेज जो है हमेशा a से b तक ही रहे, तो a से b तक अगर एक्सेलरेशन हुआ तब क्या होगा, समझो, a से b तक। तो अगर एक्सेलरेशन a से b तक हुआ, देखो ऐसे, यहाँ पर पॉइंट a है और यहाँ से पॉइंट b है। अब a से b तक हमेशा एक्सेलरेशन अगर a नोट ही हुआ यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है l और यहाँ पे शुरुआत में स्पीड कितना दिया है, 0, हम b पे स्पीड निकालना चाहते हैं,
तो बी पे निकालो स्पीड कितना होगा, बी पे स्पीड निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट पता है यहाँ से यहाँ तक एल, एक्सेलरेशन पता है, तो कौन सा फॉर्मूला जो है वैलिड होगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि पूरे रास्ते एक्सेलरेशन ए नोट जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बिल्कुल वैलिड होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही वैलिड होगा। तो बताओ कि फाइनल वेलोसिटी हमको बी पॉइंट पे निकालना है, उसका स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी है 0 हमारा प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन है ए नोड, हमेशा इस डायरेक्शन में ए टू बी तक, और डिस्प्लेसमेंट होना है एल। तो बताओ कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी हो गया अंडर रूट 2a नोड एल, 2l नोड एल। अब ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है वो बड़ा है किससे, वी मैक्स से। वी मैक्स से मतलब अंडर रूट 2a नोड एल ग्रेटर देन हो गया इससे, कितना, a नोड आर से। मैक्सिमम स्पीड यही था ना सर्कुलर पाथ पे, जब पार्टिकल बी पे पहुंच गया तो बी पे तो उसके बाद कौन सा पाथ स्टार्ट हो गया, कौन सा पाथ स्टार्ट हो गया, ये तो सेमी सर्कुलर वाला पाथ स्टार्ट हो गया, और बी पे स्पीड आ गया मेरे पास कितना, इतना। तो पार्टिकल जो है उस पे बी पे स्पीड अगर ऐसे आया इतना, 2a नोड एल जो है इतना आया, ये इससे बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि लेंथ जो है वो आर से क्या है, बड़ा है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो आर से बड़ा है। तो अगर एल आर से बड़ा है तो बिल्कुल 2a नोट भी बड़ा होगा, ए नोट, तो बिल्कुल स्पीड इससे बड़ा आया। मतलब बी पॉइंट पे अगर हम पूरी रास्ते एक्सेलरेशन ए से बी तक ही रखें तो उस केस में बी पर जो स्पीड आया वो इससे क्या है, ए नोट आर से बड़ा हुआ। लेकिन हम पढ़े हैं कि अगर अंडर रूट ए नोट इंटू आर रहेगा तभी जो है पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पे ये मूव करेगा, ये ना पढ़े हैं अभी हम, अभी ना ऊपर देखा है कि स्पीड अगर जो है वो ए नोट इंटू आर रहेगा तभी पार्टिकल जो है सेमी सर्कुलर पाथ पे चलेगा। अगर इसका स्पीड जो है बी पॉइंट पे इससे ज़्यादा हुआ तो ये पार्टिकल जो है वो सेमी सर्कुलर पाथ पे नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे बी पे स्पीड जो है वो इससे ज़्यादा आया, तो इसलिए पार्टिकल जो है इस सेमी सर्कुलर पाथ से नहीं चल के ये पार्टिकल जो है सर्कल को क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, ऐसे निकल जाएगा ऐसे। मतलब बी से सी तक पार्टिकल पहुंच ही नहीं पाएगा, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में से मूव करेगा, मतलब पार्टिकल जो है वो सर्कल को क्या कर देगा, लीव कर देगा। तो इन दिस केस पार्टिकल लीव द सेमी सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन हमेशा हम ए से बी तक रखते गए, ए से बी तक, अगर आगे की तरफ ए नोड, तो इस केस में वेलोसिटी इतना ज़्यादा बढ़ गया बी पर कि अंडर रूट ए नोड आर से भी बड़ा हो गया, और अगर अंडर रूट ए नोड आर से भी बड़ा हो गया तो इस केस में क्या हुआ, वेलोसिटी जो है वो ए नोड आर से बड़ा होने के कारण पार्टिकल इस बी पॉइंट से लीव कर गया, इस सेमी सर्कुलर पाथ पे नहीं मूव कर पाया। अगर उससे कम होता तो थोड़ा नीचे से आके ऐसे निकलता। तो मतलब अगर इस पार्टिकल को अगर इस सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करना है तो उस पार्टिकल के पास स्पीड जो होना चाहिए वो अंडर रूट ए नोड आर होना चाहिए, ठीक है, बी पॉइंट पे। तो अगर हम एक्सेलरेशन अगर पूरे रास्ते ए नोट रखें तो स्पीड तो बढ़ के इतना हो जाएगा जो अंडर रूट ए नोड आर से भी बड़ा हो जाएगा बी पॉइंट पे स्पीड। तो हम क्या करते हैं कि दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस हम हर एक केस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तुमको समझाने के लिए। देखो, मान लो कि पॉइंट ए है और अगला पॉइंट बी है। अब मान लो कि पूरे रास्ते एक्सेलरेशन इधर रखें। अब शुरुआत में पार्टिकल 0 पे था, अब पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन जो है वो इधर है पूरे रास्ते। अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन इधर है तो पार्टिकल तो आगे जा ही नहीं पाएगा, पार्टिकल पे फोर्स लगेगा किधर, पार्टिकल पे फोर्स लगेगा इधर, एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स भी लगेगा इधर, तो पार्टिकल इधर जाएगा। हमको बताओ कि पार्टिकल इधर थोड़ी ना भेजना है, पार्टिकल को तुमको सी पर भेजना है, ए से बी, बी से सी। तो ये तो ऐसे ही केस रॉन्ग हो गया। तो तीसरा केस क्या बचता है, तीसरा केस कि पार्टिकल जो है वो ए से बी जो है वो इस तरीके से जाए कि पहले कहीं मान लो कि कोई पॉइंट डी है तो ए से डी जो है उस केस में एक्सेलरेशन इधर हो ए नोड, और डी से ई जो है डी से बी जो है एक्सेलरेशन इधर हो। तो ए से डी तक तो पार्टिकल जा ही नहीं पाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है तो पार्टिकल तो बिल्कुल इधर मना कर देगा आने के लिए। तो ये भी केस क्या हो गया, एक लास्ट केस बच गया 4, क्या हो गया केस, देखो
केस 4 क्या बचा, केस लास्ट 4 है। लास्ट केस बच गया कि अब जो है पार्टिकल वो ए से बी तक जाएगा, ठीक है, ए से बी तक जाएगा, लेकिन ए से बी तक जाने के लिए वो क्या करेगा कि कोई पॉइंट डी है, उसके लिए वो पार्टिकल ए से डी तक एक्सेलरेट होगा, मतलब एक्सेलरेशन इधर होगा, तब तो ए से डी तक जाएगा ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि डी से बी तक एक्सेलरेशन को रिटार्ड करते हैं, पीछे की तरफ कर देते हैं, ताकि स्पीड जो है बढ़ के एनोड आर से बड़ा ना हो जाए। बी पर स्पीड जो है वो एनोड इंटू आर होगा। अगर डी से बी भी एक्सेलरेशन इधर की तरफ रख देते तो फिर स्पीड वही हो जाता जो केस 1 में हम किए थे। तो हम क्या करते हैं कि ए से डी तक एक्सेलरेशन आगे रखते हैं, जिससे स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन डी से बी तक स्पीड एक्सेलरेशन पीछे रखते हैं, ताकि स्पीड जो है फिर से क्या हो जाएगा, घटेगा। अगला में स्पीड क्या होगा, घटेगा। देखो डी से बी जो है स्पीड घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो उसके अपोजिट है। एक्सेलरेशन पीछे है तो फोर्स पीछे लगेगा, तो स्पीड इसका घटेगा 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 घटेगा, और स्पीड जो है फाइनली कितना हो जाएगा, अंडर रूट एनोड इंटू आर। उसके बाद अगर यहाँ पे बी पर स्पीड इतना हो ही गया तो पार्टिकल तो सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा ही, फिर सी पर तो आएगा ही। तो ए वाला हम केस डिस्कस करने वाले। तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल है, तो बताओ कि ए वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स, ये कितना होगा, एल माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है कितना, एल है। मान लो कि ए से डी तक जाने में समय लगा t1 और डी से बी तक आने में समय लगा t2, ठीक है। तो एक बात बताओ कि v इज इक्वल टू क्या होता है, पहले हम डिस्कस करने वाले हैं a टू d। पहले हम a से d तक समय निकालेंगे, फिर d से b तक समय निकालेंगे, t1 और t2 जोड़ देंगे तो a से b तक का समय निकल जाएगा। तो हम a से d तक का समय निकालते हैं, तो a टू d डिस्कस करेंगे। a टू d डिस्कस कर रहे हैं, तो बताओ कि v इज इक्वल टू फॉर्मूला था u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे, d पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, पर एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। देखो a से d तक एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, इसलिए प्लस a नोट लिखेंगे, इंटू टाइम मान लो t1 लगा a से d तक जाने में। तो d पॉइंट पे वेलोसिटी पता चल गया हमारा कितना, a नोट इंटू t1। अच्छी बात है, d पॉइंट पे वेलोसिटी हमको पता चल गया कितना, a नोट इंटू t1। चलिए काम का चीज़ है, निकाल लिए, कितना पता चला, सॉरी कितना पता चला, ए नोड इंटू t1। अच्छी बात है, डी पर वेलोसिटी। अब देखो ध्यान से कि एक फॉर्मूला होता है, अगर ए टू डी अगर हम डिस्कस कर लिए तो एक और फॉर्मूला लिखते रहे हैं ए टू डी तक। ए टू डी तक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x क्यों लिखें, क्योंकि a से d तक जो पार्टिकल गया है उसके इसमें डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, इसलिए हम x लिखे हैं। s की जगह पे x इक्वल टू यू टी, यू है 0 इंटू टाइम लगा t1 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है आगे की तरफ a नोट इंटू t1 स्क्वायर, टाइम लगा t1, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1/2 a नोट इंटू t1 स्क्वायर। चलो अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं कहाँ से कहाँ, अब बात करते हैं d टू b बात करते हैं, d टू b। तो d टू b बात करेंगे अगर हम, तो बताओ कि एक फॉर्मूला पढ़े होगे, v नोट का फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो d टू b गया है, तो b पे वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी d पर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का किधर है, पार्टिकल d टू b जा रहा है आगे इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन पीछे है, इसलिए एक्सेलरेशन माइनस ए नोट लिखेंगे, माइनस ए नोट इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल माइनस एक्स। डी टू बी तक डिस्प्लेसमेंट एल माइनस एक्स है, देखो एल माइनस एक्स है। अच्छी बात है, बताओ कि बी पॉइंट पे स्पीड कितना होना चाहिए, अंडर रूट एन ओ डी टू आर, तभी ना सर्कुलर पाथ पे वो मूव करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ पर। डी पर स्पीड हम निकाल चुके हैं कितना, ए नोट इंटू टी वन, उसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ए नोट इंटू एल माइनस एक्स। एक्स निकाल चुके हैं कितना,
कितना है 1/2 ए नोड इंटू टी वन स्क्वायर, 1/2 ए नोड इंटू टी वन स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बन गया ए नोड आर बराबर ए नोड स्क्वायर टी वन स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, प्लस माइनस माइनस गुना कर दो, 2 ए नोड में एल से करेंगे तो 2 ए प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ए नोड में ए नोड से करेंगे तो ए नोड का स्क्वायर हो जाएगा, टी वन स्क्वायर गुना कर लिए। ध्यान से देखो -2 ए नोड एल को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ए नोड स्क्वायर टी वन स्क्वायर ए नोड स्क्वायर टी वन स्क्वायर, तो हो जाएगा ए नोड इंटू आर प्लस 2 ए नोड इंटू एल इक्वल टू 2 ए नोड स्क्वायर टी वन स्क्वायर। ए नोड और एक ए नोड कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो टी वन इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस 2l बाई एगो 2 ए नोड बच गया है और स्क्वायर था ना इसलिए तो लगा के रूट। ये पता चल गया हमको टाइम टी1 टाइम पता चला। टी1 टाइम पता चला, इसका मतलब है कि पार्टिकल ए को डी तक जाने में जो समय लगेगा वो लगेगा कितना r प्लस 2l बाई कितना 2n। अब पार्टिकल को डी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा वो निकालना है, फिर ए से बी तक निकालने के लिए टी1 और टी2 जोड़ देंगे। तो हम डी से बी निकालना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, देखते हैं। एक बात बताओ कि डी टू बी के लिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी किस पे, बी पर, इनिशियल वेलोसिटी किस पे, डी पर, प्लस एक्सेलरेशन माइनस ए नोट लिखेंगे क्योंकि टाइम लगा टी टू, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे है डी टू बी तक। तो बी पॉइंट पे स्पीड कितना है, अंडर रूट ए नोट इंटू आर होना चाहिए। डी पॉइंट पे स्पीड कितना है, डी पॉइंट पे स्पीड है कितना, डी पॉइंट पे स्पीड है हमारा ए नोट इंटू टी वन और माइनस ए नोट इंटू टी टू। तो यहाँ पर हो गया ए नोट इंटू आर बराबर ए नोट कॉमन ले लो, टी वन माइनस टी टू। तो यहाँ से ए नोट से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा टी वन माइनस टी टू बराबर अंडर रूट ए नोट इंटू आर अपॉन ए नोट। एक कट जाएगा तो बन जाएगा अंडर रूट आर अपॉन ए नोट, रूट बार में ए नोट कैंसिल हो जाएगा। अच्छी बात है। अब हमको टी2 निकालना है क्योंकि टी1 तो निकाल चुके हैं, तो टी2 है माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और इसको इधर ला जाएंगे तो टी2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, अंडर रूट सॉरी टी2 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा टी1 माइनस अंडर रूट आर अपॉन ए नोट। अब बताओ कि टी1 तो निकाल चुके हैं, कितना निकाले थे, टी1 निकाले थे आर प्लस 2l अपॉन 2a नोट का रूट माइनस आर अपॉन अंडर रूट ए नोट, मैंने टी2 टाइम पता चल गया इतना। ठीक है, समझ में आया ना, टी2 टाइम पता चल गया इतना। मतलब पार्टिकल को डी से बी तक जाने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, डी से बी बोल रहे हैं, डी से बी, ए टू बी नहीं, ए से बी में के लिए हम टी1 प्लस टी2 करेंगे तो टी2 आ गया मेरे पास कितना, अंडर रूट आर प्लस 2l अपॉन 2a नोट माइनस अंडर रूट आर अपॉन ए नोट। टी1 और टी2 दोनों पता चल गया। तो बताओ कि अगर हमको मिनिमम टाइम निकालना है ए टू सी तक, तब क्या करेंगे, मिनिमम टाइम जोड़ेंगे कहाँ तक, ए टू बी तक, प्लस मिनिमम टाइम जोड़ेंगे बी टू सी तक। तो बताओ कि मिनिमम टाइम ए टू बी तक क्या है, टी1 प्लस टी2 है ए से बी तक जाने के लिए, प्लस मिनिमम टाइम बी टू सी क्या है, मिनिमम टाइम बी टू सी है हमारा कितना, मिनिमम टाइम बी टू सी है हमारा, निकाल चुके हैं, कितना आया था पाई इंटू अंडर रूट आर अपॉन ए नोट। तो बताओ टी1 तो निकाल चुके हैं, कितना आया था, टी1 आया था हम कितना आया था, टी1 आया था हमारा ए वाला अंडर रूट आर प्लस 2l अपॉन 2a नोट, प्लस टी2 कितना आया था, टी2 आया था हमारा आर प्लस 2l अपॉन 2a नोट माइनस अंडर रूट आर अपॉन ए नोट। ये टी2 आया था, ये टी1 आया था, और ए वाला है हमारा कितना पाई इंटू आर अपॉन ए नोट। तो हमारे पास मिनिमम टाइम पता चल गया ए टू सी तक इक्वल टू ए वाला सेम लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स हो जाएगा आर प्लस 2l अपॉन 2a नोट और प्लस ए वाला और ए वाला में ए वाला को दोनों कॉमन है तो अंडर रूट हो जाएगा आर अपॉन ए नोट इंटू पाई माइनस 1। दिस इज द आंसर। इतना समय जो है मिनिमम लगेगा उसको ए से
सी तक जाने में पार्टिकल को। क्लियर हुआ? ए से सी तक अगर पार्टिकल जाना चाहता है तो मिनिमम समय जो है उसको इतना लगेगा। ठीक है ना? अच्छा, पहला सवाल बना लिए। दूसरा सवाल है कि नेट वर्क डन बाय द पार्टिकल इफ इट कवर्स ट्रैक एबीसी इन मिनिमम टाइम इफ मास ऑफ पार्टिकल इज एम नॉट। तो अगर वो पार्टिकल जो है वो ए से सी तक गया तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा पार्टिकल पे। ठीक है ना? ये सवाल है, तो बहुत आसान है। देखो अगला सवाल अगर हम दूसरा देखना शुरू करें तो बहुत आसान है। दूसरा सवाल, पार्टिकल जो है वो ए से कहाँ गया है, सी तक, ऐसे ए से सी तक गया। तो बताओ कि शुरुआत में इस पे स्पीड कितना था, 0, और अब जो है स्पीड सी पे पहुंच गया तो उसके पास सी पे स्पीड था अंडर रूट ए नोड इंटू आर, क्योंकि यहाँ पे भी स्पीड था कितना, अंडर रूट ए नोड इंटू आर, हर जगह पे अंडर रूट ए नोड इंटू आर स्पीड था। तो एक बात बताओ कि शुरुआत में पहले जो है स्पीड कितना था, अंडर रूट ए नोड इंटू आर, और अब जो है उसके पास स्पीड जो है, सॉरी, शुरुआत में उसके पास स्पीड 0 था और बाद में स्पीड इतना हो गया, फाइनल वेलोसिटी इतना हो गया, तो जरूर हम वर्क किए होंगे तभी जो इसका वेलोसिटी बढ़ा है, और वही वर्क डन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करने वाले हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम इज सेइंग दैट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि एक्सटर्नल द्वारा वर्क किया गया है पार्टिकल पे, के फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²। तो बताओ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1/2 m इंटू v², v है हमारा फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट ए नोड उसका स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू 0 का स्क्वायर। मास कैपिटल एम दिया है, एम नोड दिया था, सॉरी एम नोड। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू 1/2 एम नोड इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए नोड इंटू आर। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो गया एम नोड ए नोड आर अपॉन 2। तो इतना जो है हमको वर्क करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा एक अच्छा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें बहुत कुछ तुम लोग को सीखने को मिला होगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।